बच्चों, कक्षा 12 विषय है आपका अर्थशास्त्र। इसमें आज हमने टॉपिक लिया है आपका अपूर्ण प्रतियोगिता। इसको हम प्रकरण के नाम से भी जानते हैं, उप विषय के नाम से भी जानते हैं। तो उप विषय कहिए या प्रकरण कहिए, एक ही बात है। यह है आपकी अपूर्ण प्रतियोगिता। अध्याय है आपका 4। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पूर्ण प्रतियोगिता। इसीलिए आज हम पढ़ाएंगे आपको अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। पूर्ण प्रतियोगी बाजार चूंकि सबने पहले पढ़ा है, थोड़ा सा सबको पता है, जानकारी है इसके बारे में, और उसको आप सरलता से समझ लेंगे, तभी आप अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में समझ पाएंगे। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती थी, वस्तुएं समरूप होती थी। वस्तुएं समरूप होने के कारण मूल्य एक समान होता था। बाजार का पूर्ण ज्ञान होता था सभी को, क्रेताओं और विक्रेताओं को, और उत्पत्ति के साधन जो है पूर्णतः गतिशील पाए जाते थे। ये थी आपकी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब मैं आपको अपूर्ण प्रतियोगिता की ओर ले जाती हूँ। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, इस सिद्धांत को श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अपूर्ण प्रतियोगिता का नाम दिया। अपूर्ण प्रतियोगिता का नाम क्यों दिया? क्योंकि ये एक व्यवहारिक, बाजार से संबंधित एक व्यवहारिक प्रतियोगिता रही है, प्रतिस्पर्धा रही है। ये काल्पनिक विचार नहीं है। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार को श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अपूर्ण प्रतियोगी बाजार और चैम्बरलिन ने इसे एकाधिकार आत्मक प्रतियोगिता का नाम दिया। तो उसके बीच की स्थिति को अपनाया गया है बाजार के अंतर्गत अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार का मतलब ये हुआ है कि अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच व्यवहारिक सामंजस्य का स्थापन होता है। ठीक है, तो अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगी बाजार की अपेक्षा क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या कम होती है। ये है आपकी विशेषताओं का फर्स्ट पॉइंट, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या कम होना। ये है आपका अपूर्ण प्रतियोगी। सेकंड आपका दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण आता है, बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होना। किसको नहीं होना? बाजार के अंतर्गत कौन जाता है? बाजार में क्रेता और विक्रेता ही जाते हैं। तो जब क्रेता और विक्रेता जाते हैं तो बाजार के अंदर उनको पूर्व ज्ञान नहीं होता है कि वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, वस्तुएं हमें किस प्रकार की मिलेंगी। तो ये आपकी अपूर्ण प्रतियोगिता की एक शर्त है। थर्ड आपका आता है, उत्पत्ति के साधन जो है पूर्णतः गतिशील नहीं होते। उत्पत्ति के साधन आपके पूर्णतः गतिशील नहीं होते। और यातायात, फोर्थ आपका आ जाता है यातायात की लागत आपकी क्या होती है? शून्य होती है। क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच यातायात की लागत शून्य होती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत स्पष्ट करना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, जिससे आपको समझने में सरलता हो सकेगी कि अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत क्या होता है। मूल्य विभेद। मूल्य विभेद इसका एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यही इसको पूर्ण से अपूर्ण के अंदर भिन्नता लाता है, इसका तुलनात्मक अध्ययन करता है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में मूल्य विभेद क्या है? आपकी मूल्य विभेद, मूल्य विभेद की स्थिति पाई जाती है। मूल्य विभेद की स्थिति को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्रकार से स्पष्ट करना चाहती हूँ, जिससे कि आप सरलता से समझें कि एक एकाधिकारी किसी भी वस्तु या पदार्थ या सेवा को
प्रदान करने के लिए मूल्य विभेद किस प्रकार से स्पष्ट करता है कि एक डॉक्टर जो है, एक डॉक्टर गरीब मरीज से अपनी फीस कम लेता है और वही डॉक्टर अमीर मरीज से फीस अधिक लेता है बाजार के अंतर्गत। तो ये आपका क्या हो गया है, मूल्य विभेद। अब आपको मैं एक परिभाषा के माध्यम से भी स्पष्ट करना चाहती हूँ। प्रोफेसर लर्नर महोदय ने अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के बारे में अपने शब्दों में इस प्रकार कहा है कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में तब पाई जाती है जबकि विक्रेता अपनी वस्तु के लिए एक गिरती हुई मांग रेखा का सामना करता है। क्योंकि आपने इससे पहले पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ी थी, तो आप सोचेंगे कि ये गिरती हुई मांग रेखा को आप कैसे सामना करता है। तो पूर्ण में तुलनात्मक रूप में भी मैं आपको बता देती हूँ। ये था आपका पूर्ण प्रतियोगी बाजार का। पूर्ण प्रतियोगी बाजार शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। ये था आपका AR = M। ये आपकी क्या है, मांग रेखा, कीमत रेखा, यानी पूर्ण प्रतियोगी। OX की क्या है, आपके समानांतर है, पैरेलल है। इसको हम इस प्रकार से y अक्ष OX, ठीक है। ये पूर्ण प्रतियोगिता का पहले भी आपको बताया था, इसलिए मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि इसमें क्या भिन्नता है। गिरती मांग रेखा, ये है आपका मूल्य विभेद के कारण। मूल्य विभेद के कारण आपका अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में औसत आय रेखा AR रेखा, MR रेखा, जो परिभाषा से भी आपको स्पष्ट हो रहा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तु के लिए गिरती हुई मांग रेखा का सामना कर। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ कि इसके अंतर्गत उत्पादन लागत, एक एकाधिकारी का उद्देश्य होता है कि वो अपनी लागत को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। लागत को न्यूनतम करने का हमेशा प्रयास करेगा और विक्रेता का हमेशा उद्देश्य होता है कि वो अधिक से अधिक लाभ अर्जित। लेकिन क्रेता भी ये चाहता है कि वो कम से कम कीमत पर किसी वस्तु को बाजार में खरीदे। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, सामंजस्य जब तक नहीं बैठेगा, जब तक कि साम्य की अवस्था नहीं आएगी। साम्य की अवस्था यानी संतुलन की अवस्था नहीं आएगी, वरना वो मूल्य जो है वो इधर उधर इर्द गिर्द चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो इसलिए अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है, इसको अब हम प्रतियोगिता की आपकी परिभाषा भी हो गई है, विशेषताएं हो गई हैं, अर्थ हो गया है। अब हम आपको ले जाते हैं अल्पकाल के अंतर्गत, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है। अल्पकाल, ये मैं आपको बता रही हूँ। अपूर्ण प्रतियोगी, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार ही है ये। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में अल्पकाल के अंतर्गत मूल्य निर्धारण, अब वही मूल्य निर्धारण के अंतर्गत आपकी प्रथम स्थिति आती है, यानी कि एक एकाधिकारी को असामान्य लाभ को हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कह देते हैं, या आप कह सकते हैं इसको अतिरिक्त लाभ की अवस्था। ठीक, तो अतिरिक्त लाभ की अवस्था में क्या होता है, यह है आपका y अक्ष, यह है आपका OY अक्ष। ठीक है, अब आपका ये है AR, यानी आपकी औसत आय, और ये है आपकी
सीमांत आय। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लिख देते हैं सीमांत आय, और ये हो जाती है आपकी औसत असामान्य लाभ। चूंकि तो इसमें एक एकाधिकारी का प्रयास रहता है, कोशिश रहती है कि वो अपनी लागत को क्या करता है, न्यूनतम करने का प्रयास करता है। न्यूनतम कैसे करता है? अब मैं आपको बताना इसका अपूर्ण प्रतियोगी बाजार का मध्य भाग लेती हूँ। बीच का मध्य भाग यानी बीच का है आपका अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत अल्पकाल मूल्य निर्धारण। इसका अब हम आपको रेखा चित्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण करेंगे। रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण। इसमें आपको प्रथम रेखा चित्र, जो पहला आपका रेखा चित्र है, उसमें हमने आपको बताना है कि कोई भी एकाधिकारी फर्म को कैसे असामान्य लाभ अर्जित करता है। असामान्य लाभ, इसको हम इंग्लिश में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकते हैं, अतिरेक लाभ की अवस्था भी कह सकते हैं, और सरल शब्दों में है आपका असामान्य। ठीक है, तो इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से इस प्रकार स्पष्ट कर रहे हैं। ये है आपका y अक्ष, ये है आपका o एक्स अक्ष। इस पे आपकी क्या है, उत्पादन और बिक्री की इकाइयां दिखाई गई। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये है आपका AR यानी औसत आय। औसत आय की अपेक्षा आपकी सीमांत आय तेजी से गिर रही है, ये पहले भी बताया था आपको। ठीक है, ये हो गई है आपकी सीमांत। अब आप कहेंगे कि औसत आय क्या है। जब हमने उत्पादन लागत आपने पढ़ा है, तो औसत आय का मतलब होता है आपकी जो उत्पादन की कुल इकाइयां हैं, जो आपकी कुल आय है। औसत आय को ज्ञात करने का फार्मूला, औसत आय आप कैसे निकालेंगे? औसत आय जब भी आपको पता है, यहाँ पर आपकी क्या है, कुल आय, और बिक्री की कुल इकाइयां, बिक्री की कुल इकाइयों को कुल आय से आप भाग दे देंगे तो आपके पास क्या ज्ञात होके आ जाएगा, औसत आय। ठीक है, एकाधिकारी का उद्देश्य होता है अपनी औसत आय को न्यूनतम करने का, अधिकतम करने का प्रयास करना, और लागत को हमेशा औसत लागत को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। ठीक है, सीमांत आय को भी मैं क्लियर कर देती हूँ, स्पष्ट कर देती हूँ। सीमांत आय कोई भी फर्म, कहीं पे भी उत्पादन हो रहा है उद्योग में या फर्म में, तो एकाधिकारी का मान लीजिए यहाँ पर 500 इकाइयों की बिक्री होती है। ठीक है, तो अंतिम इकाई को हम क्या कहते हैं, सीमांत इकाई। सीमांत इकाई
किसी भी फर्म के पास 100 इकाइयों का उत्पादन है, उसने 110 इकाइयों का उत्पादन किया है, तो 10 इकाई आपकी क्या हो जाएंगी, अतिरिक्त इकाई हो जाएंगी। तो उन अतिरिक्त इकाइयों के ऊपर आपकी जो लागत आएगी, यहाँ पर अभी आपको सीमांत लागत रेखा भी प्रदर्शित करनी है और औसत लागत रेखा भी, तो इसलिए आपको स्पष्ट कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपकी 550 हो जाती है, 550 हो जाती है, तो आप इसमें से क्या करेंगे, 550 से आप 500 माइनस कर देंगे, तो आपके पास 50 जो आएगी वो क्या हो जाएगी, सीमांत आय हो जाएगी, MR हो जाएगी। तो ये आपको समझने के लिए केवल मैंने बताया कि किस प्रकार से आप औसत आय और सीमांत आय को समझ सकते। अब आपका ये था असामान्य लाभ। रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर रहे थे। ये हो गई है आपकी औसत लागत रेखा, ठीक है। ये है आपकी सीमांत लागत, ये है औसत लागत, और ये है आपकी सीमांत। अब आप कहेंगे सीमांत लागत यहाँ पे भी काट रहा है, यहाँ पे भी काट रहा है, यहाँ पे भी काट रहा है, लेकिन नहीं, एकाधिकारी का साम्य या संतुलन किस बिंदु पे निर्धारित होगा, किस बिंदु पे संतुलन की अवस्था में होगी फर्म आपकी, जहां पर MR = MC, यानी कि सीमांत आय और सीमांत लागत जिस बिंदु पर बराबर होते हैं, फर्म आपकी यहीं पर क्या है, संतुलन की अवस्था में है और आपका मूल्य निर्धारित। तो ये आपने एक सीधी नीचे रेखा खींच दी है, ये हो गया है आपका OM। इससे आपने मिलाते हुए औसत आय रेखा, ये आपकी औसत आय रेखा, और ये आपका हो गया है आपको बताना है हमें कि असामान्य लाभ कैसे आप ढूंढेंगे रेखा चित्र में, कि आपको असामान्य लाभ कैसे प्राप्त हो रहा है। असामान्य लाभ का एरिया है TNLO। असामान्य लाभ की स्थिति आपकी हो गई PNLO। अब आपका संतुलन का बिंदु जो है आपका क्या हो गया है, संतुलन का बिंदु हो गया E, ठीक है, क्लियर है। अब आपकी प्रति इकाई एकाधिकारी फर्म की प्रति इकाई वस्तु की जो बिक्री कर रहा है वो है आपकी N और M। प्रति इकाई आपकी बिक्री कितनी हो गई है, N और M। अब आपकी यहाँ पर OM आपकी क्या हो गई है, लागत। प्रति इकाई लागत आपकी जो कितनी आ गई है, OM। ऐसे ही आपका इधर का एरिया जो आपने ये सब समझ लिया है, यहाँ पर जो डैश डैश वाला एरिया है, ये आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट
या अतिरेक लाभ की अवस्था इसे कह सकते हैं, या नॉर्मल प्रॉफिट की अवस्था के नाम से भी जाना जा सकता है अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत। इस रेखा चित्र में सामान्य लाभ की स्थिति को प्रदर्शित किया जा रहा है। अब सामान्य लाभ की स्थिति, पहले तो आप थोड़ा सा समझ लें कि सामान्य लाभ की स्थिति क्या होती है। सामान्य लाभ की स्थिति में आपकी औसत आय और औसत लागत बराबर हो जाती है। जब औसत लागत और औसत आय बराबर हो जाती है तब फर्म को क्या है, सामान्य लाभ अर्जित होता है यानी प्राप्त। OX के आपको क्या है, उत्पादन और बिक्री प्रदर्शित की गई है। OY अक्ष के आपकी क्या है, कीमत। ठीक है, अब ये सीमांत लागत रेखा यानी मार्जिनल कॉस्ट रेखा इसको हम कह सकते हैं, और ये है आपकी औसत लागत रेखा यानी कि ये है आपकी एवरेज कॉस्ट, और ये है आपकी AR यानी कि आपका एवरेज रिवेन्यू, और MR का मतलब है आपका मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, सीमांत आय हो गई, ये औसत आय हो गई, ये औसत लागत हो गई, और ये सीमांत लागत रेखा आपकी MR यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू रेखा को कहाँ, ई बिंदु पे काट रही है। इसलिए अल्पकाल के अंतर्गत फर्म यहाँ पर क्या है, संतुलन की अवस्था में। ये हो गया है आपका OM, टोटल उत्पादन की बिक्री की इकाइयां प्रदर्शित की गई हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आपको AR रेखा से अब मैं आपको ये बताती हूँ, यहाँ पर औसत लागत और औसत आय रेखा, औसत लागत रेखा औसत आय रेखा को क्या कर रही है, यहाँ यानी कि काट नहीं रही है, केवल टच कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया है आपका, जैसा हमने अभी आपको व्याख्यान विधि के माध्यम से सामान्य लाभ की स्थिति को बताया था, अब हम आपको रेखा चित्र के माध्यम से जब बता रहे हैं तो रेखा चित्र के माध्यम से बताने में आपका औसत लागत और सीमांत औसत आय और औसत लागत दोनों यहाँ पर क्या है, बराबर हो गए हैं। तो कोई भी फर्म यहाँ पर सामान्य लाभ अर्जित करती है, या हम इसको शून्य लाभ भी कह सकते हैं। क्या हो रहा है आपका, शून्य लाभ। अब आपका सामान्य लाभ बराबर आपका कितना हो गया है, PNL। बिक्री की इकाइयां आपकी कितनी हो गई हैं,
इसके नीचे मैंने शॉर्ट में डैश लगा दिया है, तो ये आप समझिए कि OP ये आपकी हो गई है V2 की कीमत। और आपका यहाँ पर सामान्य लाभ की स्थिति को हमने बता दिया है PNLS, जो ये टोटल एरिया है ये आपका है सामान्य लाभ। चूंकि अल्पकाल अभी तक चल रहा था आपका, लेकिन अल्पकाल के बाद इसमें क्या आता है आपका दीर्घकाल जो आता है। दीर्घकाल में इसी रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है आपका, वो है आपका सामान्य लाभ। केवल फर्म को अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में दीर्घकाल हमारे पास इतना पर्याप्त समय होता है जिसमें हम वस्तुओं की मात्रा को घटा या बढ़ा सकते हैं, इसलिए सामान्य लाभ या शून्य लाभ की ही प्राप्ति होती है अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। अब हम आपको हानि की स्थिति, हानि की स्थिति का रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण कर रहे हैं। AM इसमें क्या है आपकी हानि की स्थिति में एक एकाधिकारी को उसकी लागत अधिक हो जाती है आय की अपेक्षा, औसत आय कम हो जाती है और औसत लागत अधिक हो जाती है, उस स्थिति को हम कहते हैं हानि की स्थिति। औसत आय से जितना ऊपर आपका औसत लागत वक्र जाएगा यानी रेखा जाएगी, उतनी ही फर्म को हानि की स्थिति का सामना करना। हानि की स्थिति यानी औसत लागत वक्र आपका औसत आय वक्र की अपेक्षा यानी रेखा की अपेक्षा कितना आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये काफी अंतर हो गया है। तो औसत लागत आपकी अधिक हो गई है और औसत आय आपकी कम हो गई है, इसलिए एकाधिकारी को क्या यहाँ पर हानि की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हानि की स्थिति का क्षेत्र आपका कितना है, ये है आपकी हानि का स्थिति PL N और Q, ये है आपकी रेखा चित्र के माध्यम से हानि का क्षेत्र। बिक्री की मात्रा आपकी वही OM है और कीमत आपकी OP है। संतुलन का बिंदु यहाँ पर आपका वही आ गया है जहां पर सीमांत लागत और सीमांत आय यानी कि MR = क्या होता है MC, तो आपका संतुलन का बिंदु है E। ठीक है, अब आपकी प्रति इकाई औसत आय आपकी कितनी हो गई है QM। औसत आय यहाँ पर है आप ये आपकी औसत आय हो गई और सीमांत आय यहाँ पर कितनी हो जाएगी EM जो है वो आपकी क्या है सीमांत आय। अब हम आपको ये तीनों ही रेखा चित्र असामान्य लाभ यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अतिरेक लाभ की अवस्था, सामान्य लाभ की अवस्था, हानि की अवस्था, अल्पकाल के अंतर्गत अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है ये हमने आपको बता दिया। और दीर्घकाल में केवल एकाधिकारी को सामान्य लाभ या शून्य लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि सारांश के रूप में कि आपका पूरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट।
तो इसमें अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में हमने अर्थ पढ़ा है, विशेषताएं पढ़ी हैं, आपकी परिभाषा पढ़ी है, अल्पकाल के अंतर्गत मूल्य निर्धारण पढ़ा है। तो अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। जैसे अपूर्ण प्रतियोगी बाजार से क्या तात्पर्य है? ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार से क्या तात्पर्य है, या अपूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? अपूर्ण प्रतियोगी बाजार से क्या अभिप्राय है, या अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण किस प्रकार से होता है? इसके अंतर्गत हम छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरे मतलब कर सकते हैं। जैसे कि अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में सीमांत आय और औसत आय का संबंध स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा से संबंधित भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार जो है परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, चैप्टर था। तो अब हमने ये आपकी अपूर्ण प्रतियोगी बाजार से संबंधित पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। इसमें हमने अर्थ पढ़ा था, विशेषताएं पढ़ी थी, उसके बाद हमने आपका अल्पकाल के अंतर्गत मूल्य निर्धारण, उसमें तीनों ही स्थितियों को पढ़ा है। असामान्य लाभ पढ़ा है, सामान्य लाभ पढ़ा है, हानि की स्थिति पढ़ी है, और दीर्घकाल के अंतर्गत केवल आपका सामान्य लाभ यानी शून्य लाभ प्राप्त होता है। तो इससे संबंधित सारी बातें क्लियर हो गई हैं। कुछ समय सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सब बाजार से संबंधित प्रतियोगिताएं हैं, प्रतिस्पर्धा हैं, तो क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराते हैं। जैसे आपका पूर्ण प्रतियोगी बाजार, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार किसे कहते हैं? अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण किस प्रकार से होता है? इसके अंतर्गत अति लघु प्रश्न भी हैं, लघु प्रश्न भी हैं, दीर्घ प्रश्न भी हैं। तो उसमें शॉर्ट प्रश्न में आपका सीमांत आय और औसत आय का अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या संबंध है, उस संबंध को स्पष्ट कीजिए। वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था, से समझ में आ गया होगा आपको। और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं बताइए, तो विशेषताएं भी आपको क्लियर कर दी थी। इसके साथ ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। तो इसमें आपको वही अर्थ बताना है, उसके बाद किसी भी एक राइटर या प्रोफेसर की आप परिभाषा दे सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे अपूर्ण प्रतियोगी बाजार से क्या अभिप्राय है, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण किस प्रकार से होता है। इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्नों को थोड़ा सा रूप चेंज कर देते हैं। तो उसमें अपूर्ण प्रतियोगी बाजार किसे कहते हैं, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत अल्पकाल के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है। अल्पकाल शब्द भी आ सकता है, या केवल मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है, ये दीर्घकाल के अंतर्गत एकाधिकारी को किस लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये सब बातें आपको समझा दी गई हैं। शायद मेरे बच्चों को सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।